यह बहुत गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर एक रूपरेखा के रूप में, एक प्रस्तावना के रूप में इस संस्थान के अग्रज अधिकारी, हमारे मार्गदर्शक आप लोग के सम्मुख अपने बात रखेंगे। लेकिन चूंकि मैंने सिंधी की बात कही है तो आप लोगों के सम्मुख एक दो सूचनाएं देने का मन कर रहा है मेरा। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये एक मेरे हाथ में एक पुस्तक है, सिंधी साहित्य जो इतिहास, प्रोफेसर M.K. जेटली। जो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है पूरे भारत में या सिंध में जो इस पुस्तक को नहीं पढ़ता है। सिंधी का विद्यार्थी है, आप सब लोगों ने भी पढ़ा है जो विद्यार्थी हैं, मैं मान करके चलूं, इसके बिना आप एक कदम आगे चल ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब इस पुस्तक को पढ़ने के अपने अपने ढंग हैं, अपने अपने तरीके हैं। इसमें विविध प्रकार के पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसके कुछ पन्नों को मैं रेखांकित करूंगा, उसके एक एक सूत्र आपको बताऊंगा, तो इस राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के आप परिचय और पांडुलिपि विज्ञान पाठ्यक्रम से आप तुरंत जुड़ेंगे और आपका चिंतन और विशाल होगा कि अच्छा, जेटली साहब ने इतने वर्ष पहले ये बातें लिखी हैं, तो आज इस ऐतिहासिक क्षण में, सर मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूं, जितना मेरा अनुभव है, जितने मेरे पास सूचनाएं हैं, ये पहला कार्यक्रम है देश की आज़ादी के बाद कि सिंधी समाज पांडुलिपियों पर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम कर रहा है। हमारे पास पूरे भारत में 7 अकेडमियां हैं, उनके प्रतिनिधि भी यहां पर किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। 7 प्रांतों में जहां पर सिंधी भाषी प्रमुखता में रहते हैं, उसमें है दिल्ली, उसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस प्रकार से उन सारी एकेडमीज का काम एकेडमिक वर्ल्ड में आगे आना है। लेकिन निश्चित रूप से कभी कभी जब इस प्रकार के बंधु एकत्र आते हैं तो एकेडमिक वर्क हमें कितना करना है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद राष्ट्रीय स्तर पर विविध योजनाएं तो संचालित कर रहा है, लेकिन उसके जो एकेडमिक टास्क है, एकेडमिक वर्क है, उसमें भी धीरे धीरे शनै शनै चरैवेती की भावना से एक एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप सब जब यहाँ पर एकत्र आए हैं तो आपको हम एम्बेसडर के रूप में देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे, और अगर आज ये प्रारंभ हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक हमारा समझौता ज्ञापन हो जाए, MOU हो जाए, और हम इसे निरंतरता प्रदान कर सकें। तो अपनी बात को अति संक्षेप करते हुए वो एक दो बिंदु आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। चूंकि आप लोग सिंधी भाषा साहित्य के विद्यार्थी हैं, सिंध से जुड़े हुए शोधार्थी हैं, सिंध के विषय को लेकर के आपके मन में कुछ रहता है, इस विषय के इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 9 पर सबसे पहले मैं रेफरेंसेस के साथ आपको ये बात कहना चाहूँगा। पृष्ठ नंबर 9 पर एक पैराग्राफ शुरू होता है, उसके 2 लाइनें पढ़ता हूँ। भारतीय आर्य भाषा जे प्राचीन ऐं विचे मंजिल वारे अरसे में सिंधु देश जी एराज़ीअ में एतिरे अंदाज़ में लिखियतूं, शिलालेख, सिक्का, मोहरूं, तामे जा पत्र, प्राचीन हस्तलिखित किताब कीन हासिल थियूं आहिनि जो उन्हनि जे आधार ते हिन एराज़ीअ जे ॿोलीअ जो बाक़ाइदे सिलसिलेवार विकास जाचे सघिजे। उन ज़माने में सिंध मुल्क में भी ज़रूर साहित्यिक रचनाऊं हूंदियूं जेके अञा ताईं रोशनी में न आयूं आहिनि। ये जेटली साहब उस समय इंगित करते हैं कि ये सारे के सारे जो क्रम हैं सिंध के इतिहास को लेकर के, कि ये सब हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उस समय की पांडुलिपियाँ न प्राप्त हुई हों, साहित्यिक रचनाएं न हुई हों, संतों की वाणी न उपलब्ध हुई हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो कहाँ पर चली गई? ये प्रश्न आपके सबके मन में जगाना चाहता हूँ। ऐसा ही प्रश्न एक दो और आपके मन में जगाना चाहता हूँ, जैसे कि आप आज पूरे दिन निरंतर जागरण की अवस्था में रहें और आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार का कार्य दिशा हमें प्राप्त हो, दिशा कोई हमें दे कि आप इस पर शोध विषय कर लीजिए, ये शोध का सरल विषय उसे कर लीजिए, यह एक पक्ष है। लेकिन स्वयं प्रेरित हो करके कि अच्छा इस प्रकार से भी योजनाएं बन सकती हैं, इस पर भी काम हो सकता है, आपको सोचने के लिए विवश करेगा। दूसरा एक पृष्ठ आता है पेज नंबर 12 पर, संस्कृत प्राकृत एवं अपभ्रंश दौर में सिंध जो साहित्य। संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के दौर में जो सिंध का साहित्य है वो कितना स्पष्ट भाव से जेटली साहब लिखते हैं। प्राचीन ऐं विची भारतीय आर्य भाषा में जेको साहित्य सिरजो वियो वो अथाह है, वो बहुत है। सर बहुत सहजता से आप भी समझ पा रहे होंगे उसको।
संस्कृत में लिखित वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सूत्र ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, नाटक, काव्य, महाकाव्य, कथाएं, पाली में लिखित बुद्ध धर्म के त्रिपिटक, प्राकृत अपभ्रंश में लिखित कथा साहित्य, पुराण, चरित्र काव्य, श्रृंगार काव्य, नीति शतक, बुद्ध धर्म और सिद्धों और जैन मुनियों के अमृत वचन आज के भारत की यह इन्होंने लिखा है, वो फख्र करने जी गाल है, यानी कि फख्र करने का एक कारण है। लेकिन साथ में वो आगे क्या करते हैं, इन्हीं ज़माने में हाणों की सिंधी वारी एराज़िया जे राहकुन भी ज़रूर पंहिंजन उमंगुन जो इजहार लिखित रूप में कयो हूंदो, वो किथे आहे। इन सारे दौर में, इस सारे वातावरण में हमारे अपने लोगों के द्वारा उस समय ये साहित्य सृजन निश्चित रूप से इसके पेरीफेरी में किया गया होगा, वो कहाँ पर है, ये एक दृष्टि और देते हैं। अगला एक पृष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के सम्मुख रखता हूं और कुछ सूत्र यहां पर उसमें दे देता हूं। उद्योतन सूरी नामक 8वीं सदी में एक विद्वान हुए हैं जो प्राकृत में रचना संसार करते थे। उस ग्रंथ का नाम है सर कुवलय माला कथा, और ये 799 में प्रकाशन इसका हुआ है। और जो सिंध के बारे में लिखती है, कुवलय माला कथा जैन समाज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, उनके विद्वान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ सिंध और सिंधी के बारे में। देखिए एक सूत्र और प्राप्त हुआ, सिंध के विद्वानों ने सिंधी में लिखा, संस्कृत के विद्वानों ने सिंध के और सिंधी साहित्य और भाषा और उसके क्षेत्र के बारे में लिखा, जैन ग्रंथों में मिला, बुद्ध ग्रंथों में मिला, ऐसे विविध ग्रंथों में सिंध के बारे में जब मिला, हमने अभी तक कितना इस प्रकार की सामग्री और ये ज़खीरा कितना हमने अभी प्राप्त कर लिया है। वो बहुत अच्छा सूत्र देते हैं और एक कुवलय माला के हिसाब से सिंध बाबत एक वो सुभाषित प्रस्तुत करते हैं, और वो प्राकृत में है। सलिलय मीय मध्वय गंधव्य पिए सदेश गए चित्ते चरडऊ भणरे सुहे अहम सेधवे दिठे। अब ये भाषा मैं भी नहीं समझ पाया, निश्चित रूप से आप लोगों से ऐसा लगता है कुछ ने समझा होगा, लेकिन प्राकृत में लिखा है। लेकिन सारा का सारा भाव सिंध के बारे में, उसका भावार्थ 2 लाइन में इस प्रकार है। सुहिणे नमूने कोमलता सां धीमी ढार सां गायण के चाहींदड़ गानों को चाहने वाले, अपने देश का चित्र और उसका ख्याल रखने वाले, ऐसी मीठी बोली बोलने वाले सैंधव लोग यानी सिंधु देश के रहवासी हमने देखे। वो इसमें जिक्र करते हैं, उदाहरण देते हैं, यानी कि उस समय हमें गाने की कला का आभास है, हमें ये रचना संसार प्राप्त है, और यही बातें सिंध के बारे में ऋग्वेद में भी प्राप्त होती हैं। एक अगला और अंतिम बिंदु आपके सम्मुख रखता हूँ। ऐसे मुजमल अल तवारीख जो 1126 में आप लोगों को मिली, और मुजमल अल तवारीख के बाद अदबुल मुलूक यानी राजाओं के लिए शिक्षा, राजाओं के लिए शिक्षा, उसमें भी सिंध के बारे में ये जिक्र मिलता है। और अंतिम रेफरेंस देके अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोगों को पता है सिंधी सूफी काव्य में 3 सिरमौर कवि हुए जिनको त्रिवेणी कहते हैं। शाह सचल सामी। अब शाह अब्दुल लतीफ़ जी की जो रचनाएं हैं, उनका जो कालखंड है, उनके जीवन के कितने वर्षों के बाद प्रकाशन में आया, कि यानी कि उनके द्वारा लिखी गई वो पांडुलिपि बहुत अनेक वर्षों के बाद एक शोध करने वाले बंधु आते हैं आगे, और वो एक ब्रिटिश विद्वान होते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, सामी को लेकर के, सामी साहब किस भाषा में लिखते थे? सर हमारे यहाँ सामी वेदांत मार्गी कवि हुए हैं, शाह सचल और सामी, सचल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ़, और सामी को कहते हैं बचूमल दाता रामानी सामी। इन्होंने वेदांत मार्ग से जुड़े हुए लगभग 3500 श्लोक लिखे आज से 300 वर्ष पूर्व, और वो एक मटके में डाल देते थे, अपनी वो चिटकियों में लिखते थे, मटके में डाल देते थे। उन सबको एकत्र करके कुछ सिंधी विद्वानों ने उसे पहले वो लिखा, और किस में लिखा? सिंधी भाषा, गुरमुखी अक्षर। अब आप देखिए ये अपने आप में कितना अद्भुत है कि सिंध के लोग गुरमुखी भी जान रहे हैं, गुजराती भी जान रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं, और उस पेरीफेरी में आप सब लोग ये पढ़ रहे हैं। मैं खाली आप लोगों के उसको ब्रश कर रहा हूँ, आपके नॉलेज को। तो जब वो सामी भी उसको लिखते हैं, गुरमुखी में लिखते हैं, उसके पश्चात उसे अरबी में और देवनागरी में प्रकाशित किया जाता है। एक नाम और लेता हूं और बात समाप्त करूंगा। काजी कादन। काजी कादन का सर जो काल है वो शाह अब्दुल लतीफ़ को हम सिरमौर सूफी कवि कहते हैं सिंध का, लेकिन काजी कादन उससे पहले के हैं।
लेकिन अभी कुछ समय पूर्व तक, 20-25 वर्षों पूर्व तक, हम सब लोगों को यह पता था कि उन्होंने मात्र 7 रचनाएं, 7 बैत, 7 श्लोक, सुभाषित लिखे हैं। ये सब हम लोग को पता था, आप सब लोगों ने पढ़ा उसको, आप लोग उसको एडमिट करते हैं। लेकिन फिर कुछ वर्षों के, यानी कि 25-30 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व, एक रिसर्चर सामने आते हैं जिनका नाम है हीरो ठाकुर और मोतीलाल जोतवानी जी। उन दोनों लोगों के संयुक्त प्रयास से, और वो कहाँ से लेकर के आते हैं सर? हरियाणा के मठ मंदिरों से उनकी रचना लेके आते हैं। सिंध के विद्वान के द्वारा लिखी गई रचनाएं हरियाणा के मठ मंदिरों में मिलती हैं, वो भी अभी कुछ वर्ष पूर्व मिलती हैं, देश की आज़ादी के 50 वर्ष बाद मिलती हैं। क्या ये पांडुलिपि को समझने के लिए, उसकी दृष्टि को विस्तार देने के लिए, क्या ये सक्षम उदाहरण नहीं है? क्या ये अद्भुत उदाहरण है? तो इस प्रकार की रचना संसार, और उसमें क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। काजी कादंजा सिंधी में चयल अटकल 300 खंड बैत रोशनी में आयान। कहाँ 7 और कहाँ 300, इतनी सारी रचनाएं आ गई हैं। तो ये सारे जो सूत्र हैं और ये सारे जो रेफरेंसेस हैं, इस पुस्तक को अब आप इस दृष्टि से भी पढ़िए। तो मैंने बात प्रारंभ की आदिकाल से, मध्यकाल पर आ गया और आधुनिक काल तक आ गया मैं। अब सोचना प्रारंभ करिए कि अब जो हमारा मार्गदर्शन होने वाला है पांडुलिपि को लेकर के, पांडुलिपि के मिशन को लेकर के और पांडुलिपि के प्रयासों को लेकर के, तो ये कार्य सिर्फ सिंधी भाषी बच्चों का नहीं है। जो जैन ग्रंथ में मिल रही प्राकृत में, तो प्राकृत के विद्वान, संस्कृत के विद्वान हमारा सहयोग करेंगे ना। जो बौद्ध धर्म में उनकी रचनाएं मिल रही हैं, वो बौद्ध वाले, वो हमारा सहयोग करेंगे ना। राजस्थान की भाषा में अगर मिल रही है बॉर्डर पर, तो वो सहयोग करेंगे ना। तो यह स्वीकार करना कि सिंध की यह जो पांडुलिपियाँ हैं सिर्फ सिंधी में मिलती हैं, ऐसा अस्वीकार करिए, ये स्वीकार्य ठीक नहीं है। भारत के विविध क्षेत्रों में सिंध और सिंधी को लेकर के इस प्रकार की रचनाएं आती हैं। शाह लतीफ़ को हम 1972 में जब जेटली साहब की किताब छपती है तो हम सिरमौर कवि कहते हैं, लेकिन जेटली साहब भी अपने उस रचना संसार के 1972 के बाद 25-30 वर्षों के बाद सहज स्वीकार करते हैं कि हाँ, काजी कादन उससे पहले के हैं। यह क्यों प्राप्त होता है? 1922 में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सर जॉन मार्शल और लोगों, बनर्जी साहब के मार्गदर्शन में खुदाई होती है, तो पता चलता है कि कितनी प्राचीन रचनाएं हैं। तो यह जो प्राचीनता से नूतनता का समन्वय है, संबंध है, इसके मूल में है पांडुलिपि परिचय। मैंने इस भूमिका में अपने मन से, अपने समझ से आप लोगों के सम्मुख कुछ बिंदु रखे हैं। ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि शायद पहली बार सिंधी पांडुलिपियों को लेकर कहीं चर्चा हो रही है। हम सब जानते हैं कि विभाजन का जो पूरा इतिहास रहा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित या सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है वो सिंधी समाज है, क्योंकि वो सिंध से आए थे। और जब भाषाई प्रांतों की रचना हुई पूरे देश में, तो अलग अलग भाषा के हिसाब से लोग अपने अपने प्रांतों के साथ अपने आप को चिन्हित करने लगे, आइडेंटिफाई करने लगे। ये सिर्फ एक सिंधी समाज ही था जो पूरे देश में अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर जैसी परिस्थिति हुई, जैसी उनके पास अवसर रहे, जैसी संसाधन मिले, वैसे वो पूरे देश के अंदर बिखर गए। उनका अपना कोई प्रदेश नहीं हुआ। जब अगर उनका अपना कोई प्रदेश नहीं हुआ तो उनकी कहीं कोई सामूहिक आवाज़ नहीं हुई, और जब उनकी कहीं कोई सामूहिक आवाज़ नहीं हुई तो व्यवसाय के माध्यम से या अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष के माध्यम से तो सिंधी समाज ने अलग अलग जगह आवाज़ उठाई। लेकिन सिंधी समाज की जो बौद्धिक संपदा थी, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रोपराइटरी कहते हैं, उसके ऊपर ऐसा काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। बहुत खुशी होती है देख कर कि आप लोग सब जो हैं ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंधी में MA, MPhil, PhD उपाधि हासिल की है और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सीमित संख्या है। तो जब हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रोपराइटरी यानी बौद्धिक संपदा की जब हम बात करते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं कि उसमें सिंधी साहित्य या सिंधी विचार दर्शन या सिंधी विचार प्रवाह कहाँ आता है और वो पूरे भारत को या पूरे विश्व को कहाँ कैसे प्रभावित करता है, तो अभी भी कहीं कहीं हमको लगता है कि बहुत बड़ा शून्य है, गैप है। उस गैप को भरना है। जैसे आपने अभी सिंधी के 3 प्रमुख सूफियों के नाम कहे। इस सभागार में बैठे हुए आप सबको तो उनके नाम मालूम है। आप इस सभागार के बाहर जाकर 100 लोगों से पूछिए,
कोई भी 100 लोगों से पूछिए, उसमें से कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये चीज़ें जैसी पूरे विश्व में, पूरे भारत में जानी चाहिए थी, वैसी पूरे विश्व में या भारत में नहीं गई। अब ये गलती किसकी है, दोष किसका है, इन सारी बातों के ऊपर हमें नहीं जाना है। हमें सोचना यह है कि हम जिन्होंने इस बात का संकल्प लेकर अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई उपाधि अर्जित की है कि हम सिंधी भाषा के लिए, सिंधी संस्कृति के लिए, सिंधी विचार दर्शन के लिए कुछ काम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। जो लोग पूरे देश के सांस्कृतिक इतिहास को जानते हैं, विभाजन के पहले के सांस्कृतिक इतिहास को जानते हैं, और निश्चित तौर पर आपने अपनी पढ़ाई में उसको पढ़ा होगा, तो आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि आज भी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समाज माना जाता है, या पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव समाज माना जाता है, वो सिंध से आता है। ये आपने महसूस किया होगा। अभी भी जब कभी भी बात होती है कि सारी क्रिएटिविटी पाकिस्तान में कहाँ से है, तो वो सिंध की धरती से वहाँ क्रिएटिविटी आती है। वही सारी क्रिएटिविटी भारत में भी, चूँकि भारत में सिंध प्रांत से बहुत सारे लोग आए, और उन्होंने जो आरंभिक दौर था जहाँ अपने आप को दोबारा से स्थापित करना है, सेटल करना है, वो दौर निकलने के बाद अब अपनी क्रिएटिविटी, बौद्धिक संपदा के ऊपर ध्यान देना प्रारंभ किया। इसलिए जगह जगह पर सिंधी अकादमीज़ बनी, सिंधी भाषा विकास परिषद बना, अलग अलग विश्वविद्यालयों में सिंधी भाषा के पाठ्यक्रम चलाए गए। शुरू में विद्यार्थियों की संख्या वहाँ बहुत कम थी, अभी भी कई कई जगह ऐसी है जहाँ पाठ्यक्रम चलाते हैं, लेकिन विद्यार्थी उस तरह से पाठ्यक्रम करने के लिए प्रेरित नहीं होते। और ये भी प्रश्न आता है कि क्या सिंधी भाषा का पाठ्यक्रम सिर्फ सिंधी विद्यार्थियों को ही लेना चाहिए या दूसरे विद्यार्थियों को भी लेना चाहिए? तो एक कभी ये आंकड़ा भी शायद आप निकाल कर देखेंगे तो आपको ये भी बात समझ में आएगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो गैर सिंधी हैं और सिंधी भाषा में MA कर रहे हैं, या MPhil कर रहे हैं, या PhD कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान का, सांस्कृतिक दर्शन का एक चिन्ह होगा। उसको भी हमें जानना समझना चाहिए। तो ये आप मान के चलिए कि ये सारा का सारा परिदृश्य देखते हुए आज का अवसर ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि आज हम एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जिसके बारे में इससे पहले शायद कभी सोचा ही नहीं गया। और वो पहल कैसी है? हमने हमारे इर्द गिर्द निश्चित तौर पर समाज के बुज़ुर्गों को देखा होगा। आज जो 80 वर्ष के हैं, 85 वर्ष के हैं, 90 वर्ष के हैं, ये वो लोग हैं जो भारत के स्वतंत्रता के पूर्व में रहे होंगे, लेकिन वे भी 15-20 वर्ष की आयु के रहे होंगे। यानी 1930, 1935 के आसपास के लोग आज 80-90 वर्ष की आयु के होंगे। जब हम पांडुलिपि की बात कहते हैं तो पांडुलिपि की जो परिभाषा है उसमें 120 साल से पुरानी धरोहर को हम पांडुलिपि कहते हैं, हस्तलिखित दस्तावेज को पांडुलिपि कहते हैं। ये मैं गणित आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो पीढ़ी आज हमारे बीच मौजूद है उसमें से भी शायद ही किसी ने ऐसा कभी विचार करके अपने जन्म के 25 वर्ष पहले की किसी कृति को, किसी हस्तलिखित कृति को देखा होगा जिसे हम पांडुलिपि कह सकते हैं। और ये तो सिर्फ मैं 120 वर्ष की डेडलाइन बता रहा हूँ, एक कट ऑफ डेट बता रहा हूँ। अगर आप साहित्य को देखें, इतिहास को देखें, दर्शन को देखें, तो जो कुछ भी रचा गया होगा वो तो उसके बहुत पहले से रचा गया होगा। वो सब किसके पास है, वो सब कहाँ अस्तित्व में है, उसको खोजने, देखने और समझने की आवश्यकता है। और ये काम बहुत ज़्यादा कष्ट का है, बहुत ज़्यादा श्रम साध्य है। हम सबको इसमें बहुत ज़्यादा समय और निष्ठा और आस्था के साथ काम करना होगा, क्योंकि हम सब एक ऐसे दस्तावेज की खोज करने जा रहे हैं जिसके अस्तित्व के बारे में अभी हमें कहीं कोई पता ही नहीं है। और फिर जैसा आपने बताया कि जैन ग्रंथों में, प्राकृत भाषा में, प्राकृत में ऐसा सब कुछ जो मिल रहा है, या अलग अलग और भी ग्रंथों में कुछ न कुछ सामग्री मिलती होगी, ऐसा भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो यात्री भारत में सिंध के रास्ते से आए हैं, उन्होंने सिंध के बारे में क्या लिखा है, उन्होंने सिंध के विचार दर्शन के बारे में क्या लिखा है, तो भी दर्शन मिलेगा, बहुत सारे दस्तावेज मिलेंगे। उन दस्तावेजों को भी संकलित करना, खोज करना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके साथ शिलालेख हैं, इसके साथ अलग अलग कॉइन्स पे कुछ लिखा होगा। तो ये सब चीज़ों को संग्रहित करके, देख के, समझ के हम एक पूरी की पूरी बौद्धिक संपदा का विकास कर सकते हैं क्या, इसको सोचने की आवश्यकता है।
इसलिए ये एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमें अभी भी नहीं मालूम कि निश्चित तौर पर हमें कितनी ऐसी पांडुलिपियाँ मिलने वाली हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि उसमें से कितनी पांडुलिपियाँ जेन्युइन हैं। जेन्युइन का आशय ये भी है कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मेरे पास 300 साल पुरानी कोई पांडुलिपि है, और शायद हो सकता है वो नहीं हो। तो ये भी जेन्युइन क्लेम की भी बात हम लोग कर रहे हैं। पर हम ये भी बात कर रहे हैं कि जैसे सिंधी भाषा, अभी आपने बताया कि गुरमुखी में भी, फिर हिंदी यानी देवनागरी में भी, फिर अरेबिक में भी, तो अलग अलग लिपियों में सिंध का साहित्य मिलता है। तो हम अलग अलग लिपियों के साथ उस साहित्य को जोड़ते हुए कैसे अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी एक चुनौती है। आप लोगों ने से निश्चित तौर पर जब हम लोग MA वगैरह की पढ़ाई करते हैं तब हमें कोई पांडुलिपियों के बारे में बहुत अधिक नहीं बताता। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को पांडुलिपियों के बारे में कभी कुछ बताया गया होगा। आप में से कितने लोगों ने सच में कोई पांडुलिपियाँ देखी हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हम यहाँ कला केंद्र में जो कुछ काम करते हैं उसमें पांडुलिपियों के संरक्षण की भी जिम्मेदारी लेते हैं, और फिर उनके डिजिटाइजेशन की भी जिम्मेदारी लेते हैं, और फिर उन पांडुलिपियों में से जो कुछ भी साहित्य निकल रहा है उसके डिसाइफरमेंट की भी जिम्मेदारी लेते हैं, प्रकाशन के माध्यम से हो या फिर उसको अन्य किसी माध्यम से डिसाइफर करने की बात हो। तो ये सारा काम यहाँ पे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत होता है। सिर्फ इतना जान लेना आपके लिए पर्याप्त होगा कि भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, और ये भी जो ज्ञान है हम में से बहुत कम लोगों को है। अगर हम नोन रिसोर्सेज से जानें, ज्ञात माध्यमों से जानें, तो भी 2 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियाँ भारत में उपलब्ध हैं। ये ज्ञात रिसोर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं जो किसी के व्यक्तिगत संग्रह में कोई पांडुलिपि है, या किसी समाज में, कोई मठ में, मंदिर में, किसी और सभा समिति में है, तो उनको नहीं गिना है। हमने उन पांडुलिपियों को गिना है जो हमें ज्ञात हैं। कोई लाइब्रेरी है, कोई आर्काइव है, कोई रिपोजिटरी है, उसमें ज्ञात, उसमें से निकालते हैं तो भी 2 करोड़ है। कई पांडुलिपियाँ ऐसी भी हैं जो भारत की मूल पांडुलिपियाँ हैं, लेकिन वो विदेश चली गई हैं, विदेश के संग्रहालयों में हैं, विदेश के पुस्तकालयों में हैं, विदेश के आर्काइव्स में हैं। भारत की आज़ादी के पहले ऐसे बहुत सारे काम हुए जिसमें लोगों ने हमारी पांडुलिपियों को विदेश पहुंचा दिया। बहुत सारे लोग स्वयं लेके चले गए। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उन पांडुलिपियों को भी हम किसी तरह वापस ला सकें। अगर मूल में नहीं ला सके तो उनकी प्रतियों को ला सकें, क्योंकि वो सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। वो दस्तावेज हमें भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे पुराने वैभव, पुराने इतिहास के बारे में सही जानकारी देते हैं। तो इन सब का पूरा अध्ययन करना ये एक राष्ट्रीय महत्व का काम है, हम सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। आज इस राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन परिचय और पांडुलिपि विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मित्रों, ये एक बहुत ही अभिनव उपक्रम है। जैसा रवि जी ने बताया कि आज़ादी के बाद ये पहला उपक्रम होगा कि इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। ये पांडुलिपियाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे फिर से रीजनरेट करना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसका डिजिटलाइजेशन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मित्रों, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भूमिका मराठी के अलावा बाकी जो भाषा है, जो बाकी भाषा के नागरिक महाराष्ट्र में निवासी है, उनके लिए भी हमेशा सौहार्दपूर्ण रही है। महाराष्ट्र में मराठी के साथ साथ ही हिंदी, सिंधी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, इन भाषाओं के लिए भी एक साहित्य अकेडमी कार्यरत है। और इसी साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने संस्कृत, तेलुगु और बंगाली, इन तीनों भाषाओं के लिए भी अकेडमी स्थापन की है। सिंधी भाषा की अकेडमी महाराष्ट्र में 1983 से कार्यान्वित है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक मराठी भाषी राज्य जिसकी राजभाषा मराठी है और वो अदर भाषा के राजभाषा छोड़ के इधर भाषा जो है अदर, उनके लिए भी कार्य करता है। इसी तरह बाकी राज्यों ने भी इस तरह के कदम अगर उठाए तो बाकी भाषा भी इस तरह जीवित रहेंगी। क्योंकि मातृभाषा जो होती है अपनी, वो अपना मूल होता है। अगर किसी पेड़ के अपन मूल काट दें तो वो पेड़ कैसे बढ़ेगा। इस तरह ही जो अपनी जो मातृभाषा है वो अपना उसका जतन, संवर्धन या खुद हमें उसमें ही व्यवहार करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि
इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो चुका है, जो है अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही भेजना चाहता है। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आज का ज़माना ऐसा है कि सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के साथ साथ आपको मल्टी लैंग्वेज पीढ़ी हमें चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए, साथ ही हमें अपनी मातृभाषा भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने संस्कार मातृभाषा में ही अच्छे तरीके से मिलते हैं। यही हमारी पहचान होती है।